हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जो हमारा एक्ट है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और जो हमारा चैप्टर है दैट इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल्स, सेल और एग्रीमेंट के अंदर क्या, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरह से किया जाता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। सेल्स ऑफ गुड्स का एक अलग से स्ट्रक्चर कोर्स भी है और बिजनेस लॉ का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स जो है दैट इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है इसको स्टडी करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893। अर्लियर ये जो सेल ऑफ गुड्स था ये कवर था चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट ये सफिशिएंट नहीं था। तो न्यू एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है दैट हैज कम इनटू फोर्स इन 1 जुलाई 1903, जिसके अंदर क्या था कि 66 सेक्शन थे जो कि 1 जुलाई 1930 से जो थे इंडिया को अप्लाई करते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो सेक्शन 4 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर जो है ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है कि ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे सेलर जो है ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। तो वो प्राइस के बदले जो है उसकी ऑनरशिप जो है ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है सेल है, एब्सोल्यूट सेल भी हो सकती है और इट कुड बी एग्रीमेंट टू सेल। तो इसको हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर, तो वो सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल जो है एब्सोल्यूट सेल, जहां पे प्रॉपर्टी का मतलब है ऑनरशिप गुड्स के अंदर जो है इमीडिएटली सेलर जो है बार को ट्रांसफर कर देता है। तो अब सेलर के पार्ट पे कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो ऑनरशिप जो है बार के नाम पे ट्रांसफर कर चुका है। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां से चीजें उठा के काउंटर पे लेके आते हैं, फिर वहां पे हम पेमेंट करते हैं और वो चीजें हमें हैंड ओवर कर देता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल, तो जहां पे ऑनरशिप जो है इमीडिएटली जो है सेलर से बाहर को ट्रांसफर हो जाती है। और जो एग्रीमेंट टू सेल है जिसको हम कंडीशनल सेल भी कह सकते हैं, जहां पे जो ऑनरशिप है वो फ्यूचर के अंदर होनी है या कुछ कंडीशन जब उसकी पूरी हो जाएगी तब ऑनरशिप जाके ट्रांसफर होगी। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स शैल नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। वो तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती। यहाँ हमने इसको फ्यूचर डेट पे, जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुझे अपनी कार जो है 10 10 जो है दिसंबर को जो है उसकी ऑनरशिप है तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करूंगा। तो ये एग्रीमेंट टू सेल का कंसेप्ट है क्योंकि वहां पे उसने उसको कार सेल करने का प्रॉमिस किया है फॉर 1 लाख। ऑनरशिप जो है उसकी वो दिसंबर के अंदर जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या है कि ऑनरशिप जो है, जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब है कि जो ऑनरशिप है वो बायर को फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर होगी या वो कुछ कंडीशन जब फुलफिल होगी तब ऑनरशिप जो है उसकी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल जो है सेल कैसे बनता है। तो पहली स्टेज के अंदर जो है दोनों दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर होता है एक बायर होता है, या सेलर बायर को ऑफर देता है या बायर सेलर को जो है ऑफर देता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो पहली स्टेज पे वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो सेलर और बायर जो है दोनों एग्री करते हैं कि, सेलर एग्री करता है कि मैंने ये चीज तुझे सेल करनी है, बायर एग्री करता है कि मैंने ये चीज आपसे बाय करनी है। और यहाँ पे वो जो सेल और परचेज है वो प्राइस पे होनी है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। अगर तो ऑनरशिप जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है देन वी सी इट ए सेल।
बट अगर वो फ्यूचर डेट पे है या कुछ कंडीशंस के फुलफिलमेंट पे है, तब हम कहते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट टू सेल है। जैसे एक्स वाई के साथ एग्री करता है 1 अक्टूबर 2020 को कि वो अपनी कार जो है 1,50,000 को सेल करेगा 15 अक्टूबर 2020 को, तो उसकी ऑनरशिप जो है 15 अक्टूबर को ट्रांसफर की जाएगी। तो दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, देयर शुड बी टू पार्टीज, एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमने ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, और डेफिनेटली सब्जेक्ट मैटर जो है गुड्स होनी चाहिए। और यहाँ पे गुड्स हम किस बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? प्राइस की बेसिस पे। तो इसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये भी क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर भी क्या है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो इट शुड बी अ वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये वो सारे एलिमेंट जो है इसके अंदर होनी चाहिए। उसी तरह जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है, तो वहां पे हमने जो है ऑनरशिप जो है ट्रांसफर करनी है, या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर इन द फ्यूचर। तो पार्टी जो है दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और देयर शुड बी मिनिमम टू पार्टीज, एक सेलर एक बायर। क्योंकि नेचुरली देखो सेलर जो है खुद को तो सेल नहीं करेगा। जैसे एक क्लब जो है अपने मेंबर को फूड एंड ड्रिंक जो है सप्लाई करता है फिक्स प्राइस पे, तो ये सेल नहीं मानी गई थी, क्योंकि मेंबर जो है वो मेंबर ऑफ द क्लब पेज टू द क्लब जॉइंटली। मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर अनडिवाइडेड जॉइंट ओनर्स, नॉट पार्ट ओनर्स। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे क्या है कि जो व्यक्ति है वो खुद की चीजें भी खरीद सकता है। तो वो एक्सेप्शंस क्या है? वैसे तो क्या है कि दो पार्टीज का होना एसेंशियल है। मेरे पर्सन गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। जब डिग्री के तहत एक पर्सन की चीजें बेची जाती हैं तो वो खुद परचेज कर सकता है। एक पार्ट ऑनर जो है अपना शेयर दूसरे पार्ट ऑनर को सेल कर सकता है। उसी तरह एक पॉनी जिसके पास पॉनर पॉनर होता है जिसने प्लेज की हैं चीजें और उसके बदले में उसने पैसा लिया है, जब वो पैसे का भुगतान नहीं कर सकता तो पॉनी उन चीजों को सेल करना चाहता है, तो पॉनर उन चीजों को खरीद सकता है। उसी तरह पार्टनर जो है अपनी फर्म जहां पे वो पार्टनर चीजें खरीद सकता है और अपनी चीजें भी जो है फर्म को सेल कर सकता है। उसी तरह सेल बाय ऑप्शन होती है, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि वो रिजर्व कर सकता है अपना राइट, कि वो भी बिड दे सकता है और अपनी चीजें खरीद सकता है। तीसरा जो है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो वहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमने ओनरशिप जो है ट्रांसफर करनी है। और ये अगर इमीडिएट है तो ये सेल है, और अगर ये फ्यूचर के अंदर है तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। फिर उसी तरह क्या है कि देखो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड्स होती हैं, और टू सबसेक्शन 7 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स को डिफाइन करता है। देखो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, मूवेबल होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है इसके अंदर नहीं, गुड्स के अंदर डेफिनेशन नहीं मतलब इंक्लूड किया जाता, तो इसके अंदर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, और इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी जो है क्योंकि नेचुरली इनसे तो हम चीजें खरीदते हैं तो वो गुड्स नहीं होती। एक्शनेबल क्लेम होता है कि जैसे हमने किसी से लोन लिया है तो वो हमारे खिलाफ जो है अगर हम उसको रिपे नहीं करते तो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इस तरह के एक्शनल क्लेम और मनी जो है गुड्स के अंदर शामिल नहीं है। इवन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो फिक्स होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। बट गुड्स के अंदर देखो क्या क्या शामिल है, स्टॉक भी आ जाता है, शेयर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर भी लिख देती हूँ। देखो स्टॉक्स भी है, शेयर्स भी हैं, इवन जो फसलें हैं वो भी आ जाती हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हमने फसल उगाई हुई है, ग्रास है, घास है, ट्रीज है, और जो चीज जमीन का हिस्सा है बट जिसको हम कट करके सेल कर सकते हैं वो भी गुड्स के अंदर शामिल है। तो देखो गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मूवेबल आ जाती हैं, और क्या क्या चीजें नहीं आती, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता, मनी नहीं आता, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती, स्टॉक भी आ जाता है, शेयर भी आ जाता है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आ जाती है, ग्रास भी आ जाता है, ट्रीज भी आ जाता है। वो सारी चीजें जो जमीन का हिस्सा है बट जिनको हम काट के सेल कर सकते हैं वो गुड्स के अंदर आ जाती हैं। और उसी तरह प्राइस, देखो यहाँ पे जब ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है तो दैट शुड बी फॉर मनी पेड और प्रॉमिस्ड।
जहाँ पे मनी कंसिडरेशन नहीं है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने आपसे कार खरीदनी है बट उसके बदले में मैं आपको अपनी जीप दे दूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज काइंड के बदले काइंड है, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स गिवन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स, या जैसे गुड्स हम देते हैं कि भाई तूने काम किया था, तेरी लेबर के बदले में हम तुझे चीज़ें दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बट अगर सेलर ने बायर के पैसे देने हैं, एग्जिस्टिंग डेट है जो सेलर ने बायर ने सेलर से पैसे लेने हैं और उसके बदले में वो चीजें उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर माना जाएगा। और प्राइस जो है पार्टली मनी और पार्टली गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है या सम अदर आर्टिकल ऑफ वैल्यू में भी हो सकता है। जैसे एक रेफ्रिजरेटर कंपनी ने फ्रिज सेल किया, वो फ्रिज की कीमत थी 20,000, उसके बदले में उसने पुराना फ्रिज ले लिया और बाकी जो था 12,000 कैश में ले लिया, तो ये सेल है क्योंकि पार्टली जो है काइंड में है और पार्टली कैश में है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कवर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मुंह जबानी भी हो सकता है, और इट कुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, तो देखो यहाँ पे सेक्शन 5 जो है हमें बताता है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, क्योंकि एक पार्टी ऑफर देती है, चाहे वो ऑफर खरीदने की हो सकती है या सेलर जो है सेल करने की ऑफर देता है, तो एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये भी हो सकता है कि इमीडिएटली आपको चीजें जो है डिलीवर कर दी जाएगी या इमीडिएटली आपको प्राइस पे कर दी जाएगी, और साथ के साथ क्या है कि इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर होगी, साथ के साथ प्राइस पे होगी, या डिलीवरी जो है या पेमेंट जो है किस्तों से भी हो सकती है। और उसी तरह क्या है कि दोनों को फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है डिलीवरी और पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरली भी हो सकता है, पार्टली राइटिंग में भी हो सकता है, पार्टली मुंह जुबानी भी हो सकता है, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑरल ऑफर जो है वो रिटन फॉर्म में भी एक्सेप्ट की जा सकती है, रिटन ऑफर जो है उसको ऑरली भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर देखो दो पार्टीज का होना एसेंशियल है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी चीजें खरीद सकता है, वो एक्सेप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। और डिलीवरी ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखो डिलीवरी ऑफ द गुड्स जो है दैट शैल बी मेड इमीडिएटली भी हो सकती है या फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। पेमेंट ऑफ द प्राइस इमीडिएटली भी हो सकती है, पेमेंट ऑफ द प्राइस फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। तो इमीडिएट पेमेंट और इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, और गुड्स हो सकता है पहले डिलीवर हो जाए और पेमेंट जो है किस्तों में की जाए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो सेल है जिसके अंदर क्या होता है कि ऑनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नथिंग इज लेफ्ट। और जो एग्रीमेंट टू सेल है जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर हमने ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अभी हमने परफॉर्म करना है। तो ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है और सेल जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। उसी तरह जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप है, देखो सेल के अंदर प्रॉपर्टी इमीडिएटली सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है और बायर जो है उसका ऑनर बन जाता है। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर होती है या कुछ कंडीशन के होती है कि जब कंडीशन पूरी होगी तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जितनी देर तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जितनी देर तक फ्यूचर डेट के अंदर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, तो सैलरी क्या होता है, उसका ऑनर होता है। रिस्क ऑफ लॉस, देखो जब लॉस होता है तो ऑनर ही बियर करता है। अगर सेल है तो वहां पे क्या होता है कि ऑनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई है तो रिस्क ऑफ लॉस जो होता है वो बायर का होता है, चाहे वो चीजें जो होती हैं सेलर के पोजीशन में पड़ी हुई है, सेलर के गोडाउन में पड़ी हुई है, सेलर की कस्टडी में है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया तो वो लॉस जो है ऑनर का है, दैट इज ऑफ द बायर। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है कि गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो रिस्क ऑफ लॉस जो होता है सेलर का होता है, इसके बावजूद के गुड्स जो है वो बायर की कस्टडी में पड़ी हुई है। तो ये चीजें हमने याद रखनी है कि जो लॉस है वो ऑनर बेयर करता है। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो वहां पे लॉस जो है वो सेलर का है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, देखो अगर एग्रीमेंट टू सेल जो है ब्रीच होता है तो यहाँ पे सेलर और बायर के पास पर्सनल रेमेडी होती है। सेलर अगर बायर ने ब्रीच किया है तो सेलर बायर को सू कर सकता है, अगर बायर ने ब्रीच किया है
तो सेलर बायर को, अगर सेलर ने ब्रीच किया है तो बायर उसको स्यू कर सकता है। पर सेल के अंदर क्या होता है कि अगर सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो बायर जो है ये भी कह सकता है कि मुझे चीजों की डिलीवरी दी जाए और साथ के साथ डैमेजेस भी दी जाए। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अगर बायर जो है चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता तो सेलर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, प्राइस के लिए नहीं। सेल के केस में क्या होता है कि अगर बायर प्राइस नहीं पे करता तो सेलर जो है उसको स्यू कर सकता है कि भाई तो इसकी कीमत दे मुझे। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर सेल है तो देखो यहाँ पे बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है। तो सेलर का अगर लियन नहीं है तो गुड्स जो है उसकी ऑफिशियल, जो बायर का ऑफिशियल रिसीवर है, असाइनी है, उसको देनी पड़ेगी। और अगर सेलर को प्राइस नहीं भुगतान किया गया तो सेलर को जो है रेटेबल डिविडेंड जो है वो मिलेगा, क्योंकि चीजें ऑफिशियल रिसीवर ले जाएगा। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि सेलर जो है वो चीजें नहीं देगा, वो वापस ले सकता है अगर बायर की कस्टडी में है, क्योंकि वहां पे ऑनरशिप जो है बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई। उसी तरह अगर सेलर का दिवालिया निकल जाता है तो सेल है तो सेलर का दिवालिया हो जाता है तो बायर जो है अपनी चीजें रिकवर कर सकता है, क्योंकि ऑनरशिप जो है बायर के पास है। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो वह वहां पे बायर जो है उसने अगर प्राइस पे की हुई है तो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बायर जो है सिर्फ रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर सकता है, नॉट दी गुड्स। जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देखो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो है राइट इन पर्सनम है, इसका मतलब होता है कि पर्सनल रेमेडी है। अगर बायर और सेलर के पास पर्सनल रेमेडी है, अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर उसको स्यू कर सकता है, अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर उसको स्यू कर सकता है। द एग्रीमेंट ऑफ सेल क्रिएट्स ए राइट विच ओनली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर कंसर्न, नॉट विद द होल वर्ल्ड। बट जो बेसिकली अगर जो सेल हो चुकी है तो वहां पे राइट इन रन है, तो वहां पे बायर के पास इमीडिएटली ऑनरशिप आ जाती, मतलब बायर के ऑनर होता है और उस राइट को वो एंजॉय कर सकता है। और वो पूरी वर्ल्ड को अगर कोई भी उसके इस राइट को डिस्टर्ब करता है तो उसको वो स्यू कर सकता है। राइट ऑफ रीसेल, इन केस ऑफ सेल द सेलर कैन नॉट रीसेल। सेल है तो सेलर उसको रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे गुड्स उसके पोजेशन में होती हैं आफ्टर द सेल, क्योंकि सेल के अंदर ऑनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अगर इसके बावजूद भी वो सेल कर देता है तो जो नेक्स्ट बायर है उसको अच्छा टाइटल नहीं मिलता। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर जो है रीसेल कर सकता है, क्योंकि ऑनरशिप जो है सेलर के पास है। अगर वो करता है तो ही मे बिकम लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। बट इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि अगर उसने किसी और बंदे को सेल कर दिया है तो उसके पास अच्छा टाइटल जाएगा। तो बाकी का चैप्टर जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।